सर आप हर किसी कलाकार का जर्नी जब शुरू होता है तो कुछ उसका एक इंस्पिरेशन होता है आने का इस फील्ड में। तो आपका सर ये इंस्पिरेशन क्या रहा है कि आप इस फील्ड में आए? तो इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी कोई भी स्टार्टअप करने के लिए। अगर आप आर्ट फील्ड में नहीं होते तो फिर आप कहाँ होते? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने हाथ में नहीं होती है। जैसे अगर मज़े की बात करूँ तो मैं कभी प्रोफेसर बनना नहीं चाहता था। मैं यहाँ गया। मुझे जाना था प्रोडक्शन हाउस में। अच्छा, मुझे जाना था डीसी और मार्वल के लिए काम करना था। सर जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्ड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को इससे बहुत हेल्प मिलता है उनको अपनी बात रखने में, बात समझने में। तो ये बॉन्ड डेवलप कैसे होता है और ब्रेक कैसे होता है? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो काम अच्छा करते हैं, मेरा काम अच्छा होता है, बट फिर भी सर मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं या फिर फेवरेटिज्म हो जाता है। जरूरी है। तो उस चीज़ को लेके इसके लिए टीचर को साइकोलॉजिकल अवेयर भी होना ज़रूरी है। ये क्लास में जैसे कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ डायरेक्ट समय से रहते हैं, कुछ दबंग होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने कॉलेज के लैब में हैं और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हम अपने क्लास टीचर, अपने प्रोफेसर के साथ कुछ बात करेंगे। और क्या बात करेंगे ये बताएगा अभी। उनसे उनकी एक्सपीरियंस और उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ उनसे रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे इन फ्यूचर काम आने वाली हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें उनसे करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चलिए सर से बात करते हैं। तो बताइए सर, हम लोग के फ्यूचर के बारे में। कॉलेज तो ख़त्म हो गया हम लोग का, तो शुभकामनाएं के साथ। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका सीधा संबंध आपके वर्तमान से है। ओके सर। तो अगर आपने वर्तमान में काम नहीं किया है तो फ्यूचर पे कुछ ज़्यादा करने की संभावना नहीं है। अगर फिर भी आप सचेत हो गए हैं तो तब भी आप फ्यूचर को संभाल सकते हैं। तो अभी भी जितना समय आपके पास बचा है उसके लिए आप फ्यूचर की तैयारी कीजिए और जो भी हमसे मदद हो सकता है मैं करूँगा मदद। एकेडमिक या जो भी आपके करियर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ मदद। ओके सर। सर आपका सर अनुभव हम लोग के बैच के साथ किस तरीके का रहा? ओके ऑनेस्टली सर बताइएगा, मतलब कि बिल्कुल ये एक्सपीरियंस। ओके सर। हाँ, हम लोग का बैच के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? कितने लोग? अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो तुम्हारे बैच के साथ मेरा ज़्यादा लगाव रहा है। ये तो हमेशा होता है कि जैसा हमेशा नहीं होता है, हर बैच का अलग अलग मूड होता है ना। तो किसी बैच साथ किसी खास से लगाव हो जाता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट टीचर को कैसे लेता है, कैसे उसको रिएक्ट करता है ना, उसके लिए टीचर के मन में क्या है। बाकी मैं तो सारे क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो सारे अलग अलग क्लासेस, अलग बच्चों के लिए मैं अलग पर्सनालिटी होता हूँ। लेकिन ज़्यादा जहाँ तक घुलने मिलने की बात अथवा फ्रेंडली की बात है तो इस बैच के साथ मेरा ज़्यादा घनिष्ठता है और होना भी चाहिए। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ताकि छात्र अपने मन की बात आसानी से शिक्षक को कह सके बिना डरे, बिना किसी संकोच के। और सबसे बड़ी यही चीज़ होती है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी हम लोग के प्रति लगाव की बात की, तो हम लोग के पहले किसी ऐसे बैच का नाम बताइए जिससे अच्छा लगाव रहा, जिस तरीके से। हाँ, अगर ऐसे बहुत सारे बैच के साथ मेरा अच्छा लगाव रहा है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 12-13 का जो बैच था, स्टार्टिंग का जो बैच था, जैसे पहला बैच तो 3 महीने के बाद पास आउट हो गया था, जो 5 साल वाला बैच था सर। उसके बाद वाला जो बैच था इसमें आपका मयूर, आकाश और दिवाकर, ये सब लड़के थे सर। लड़कियों में माधुरी, अनुपमा और बहुत सारे बच्चे थे सर। तो वो बैच काफ़ी मतलब फ्रेंडली था हमसे, क्योंकि मैं भी उसमें नया नया आया था, थोड़ा यंग था, और इसमें बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि नए टीचर आए हैं। तो हम लोग का थोड़ा सा घुलना मिलना अच्छे से हो गया था और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा, हम लोगों ने टूर भी किया था, टाइपोग्राफी टूर हुआ था, गुवाहाटी में साथ में गए थे। तो उससे भी हम लोग का रिलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और बच्चे जहाँ भी हैं सब अच्छे अच्छे जगह पर हैं सब, और मेहनत कर रहे हैं सब, बराबर जुड़े हुए हैं सब। और सर ये बताइए कि जैसे कि इतने सारे हम लोग को वर्क दिए हैं आप 4 साल के अंतराल में, आपको क्या लगा कि कौन सा वर्क हम लोगों के ग्रुप वाइज आपको लगा कि हाँ ये अच्छा इन्होंने किया?
देखो, जहाँ तक वर्क करने की बात है, ठीक है, तो मैं हर स्टूडेंट को जानता हूँ किसी की कितनी क्षमता है, कौन कर सकता है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि हर स्टूडेंट अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। ये तुम्हें ही पता होगा कि मेरा कैपेसिटी कितना है और मैं कितना आउटपुट देता हूँ, ठीक है। तो मुझे दुख इसी बात का होता है कि तुम्हारे पास टैलेंट होने के बावजूद भी तुम उतना आउटपुट नहीं दे पाते हो। कभी अपने क्षमता से नीचे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा 100% प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट ईयर में तो थोड़ा सा अनुभव और मेरा ख़राब रहा, क्योंकि बहुत सारा वर्क पूरा मेहनत कराने के बावजूद भी डिस्प्ले नहीं हो पाया, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम लोग की लापरवाही के लिए मैं बोलूँगा कि ऐसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खासकर अप्लाइड आर्ट्स वालों के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, एजेंसीज़ में जाओगे, तो वहाँ टाइम लाइन दिया जाता है। आपको उस टाइम लाइन के अंदर काम हर हालत में करना है। अगर नहीं करते हो तो 1-2 अलर्ट के बाद फिर आपको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम लाइन के अंदर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन हर चीज़ में मेंटेन करना होता है। इसके लिए आप किसी भी जो अच्छे पोस्ट पर है या जो सक्सेसफुल पर्सन है, उसका रूटीन जाकर फॉलो कीजिए, या उससे कभी इंटरव्यू लीजिए तो बताएगा कि वो किस चीज़ में कितना टाइम स्पेंड करता है। क्योंकि महान से महानतम इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। समय किसी पास एक्स्ट्रा या कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उस समय को ऐसे यूटिलाइज़ करता है वो, वहीं उसका यूटिलाइजेशन उसको महान बनाता है, ठीक है। जैसे हम सचिन तेंदुलकर का अगर एग्जांपल लें, या और भी जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं सब, तो 24 घंटे उनके दिमाग में वहीं चलता था। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात कीजिए तो सोते, गाते, खाते समय हर समय उसके अंदर क्रिकेट ही चलता था। हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह प्याज को बॉल बना बना के घर के अंदर बॉलिंग करता था। सचिन तेंदुलकर घर के अंदर ही बैटिंग करके कितना सारा अपना घर का बॉल फोड़ दिया था, है ना। तो ये होता है जुनून। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर 24 घंटे से बारे में सोच रहे हो तो सफलता आपका कदम चुनना ही चुनना है। सर, जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्ड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को इससे बहुत हेल्प मिलता है, उनको अपनी बात रखने में, बात समझने में। तो ये बॉन्ड डेवलप कैसे होता है और ब्रेक कैसे होता है? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो काम अच्छा करते हैं, मेरा काम अच्छा होता है, बट फिर भी सर मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं, या फिर फेवरेटिज्म हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके कि मतलब बच्चे कैसे बॉन्ड बना पाए ताकि उनको हेल्प हो। देखिए, जहाँ तक बॉन्डिंग की बात है, तो बॉन्डिंग के लिए नॉर्मल एग्जांपल जैसे आपको 2 चीज़ों को चिपकाना होता है। बॉन्डिंग में क्या हुआ, अटैच करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई न कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको 2 लकड़ी को चिपकाना होता है, उसके बीच में फेविकॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। वो फेविकॉल होता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का विश्वास, उसको एक दूसरे को समझने की क्षमता, ठीक है। ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। जैसे अगर हम अपने समय की बात करें तो हमारे टीचर लोग थोड़ा बुजुर्ग थे, ठीक है, मतलब 50 प्लस 60, 50-60 के प्लस में थे, ठीक है। और हम लोग काफ़ी यंग थे, तो एक एज गैप जो आता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जनरेट होता था। अब जैसे अगर हम अपने शिक्षक को जैसे हास्य वाला बात करना चाहें या थोड़ा सा मजाक वाला बात करना चाहें, तो हमें डर लगता था कि पता नहीं सर हैं कहीं बुरा मान जाए, इस चीज़ के लिए क्या बोलेंगे, ठीक है। अब उनको लगता था कि मेरे लिहाज से बड़ा बच्चा छोटा मेरी बात समझेगा नहीं समझेगा, ठीक है। तो एक गैप हो जाता था, तो उस गैप को धीरे धीरे ही हम लोग बात रख कर मिटा सकते हैं। जैसे कभी हम लोग बैठे हैं, कुछ बातें हुई, जैसे अभी हो रहा है ना, सब लोग भी नॉर्मल हैं, ठीक है, सब खुले हुए हैं। तो ऐसे कुछ मीटिंग आपको क्लास में हमेशा कुछ बच्चों को पर्सनल या सबके साथ नहीं, या फिर आपका अकेले में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बच्चों को अलग से, सारे बच्चे का अलग अलग कैरेक्टर होता है। कोई बच्चा शर्मिला होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा शैतान होता है, मतलब नटखट होता है ना, कुछ भी बोल देता है, कुछ बोलने में संकोच होता है कि वो डरते हैं। जैसे हम लोग थे तो अपने समय में टीचर से बात करने में सोचना पड़ता था कि सर से हम ये बात, मतलब सिलेबस का भी क्वेश्चन पूछने में डर लगता था। ये बात हम सर को बोलेंगे तो सर क्या बोलेंगे, डांट देंगे, क्या कर रहे थे, क्या करने, ऐसे नहीं समझे, हम पढ़ाते नहीं रहते, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती थी, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। लेकिन हो सकता है अगर हम बोल देते तो हो सकता है उनका रिएक्शन कुछ और होता, वो प्यार से बैठा के समझाते। तो हम लोगों ने इसकी हिम्मत नहीं किया, और सामने वाले को लगता है कि सामने वाला कुछ पूछेगा तभी हम बताएंगे। तो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इसके लिए एक टीचर को साइकोलॉजिकल अवेयर भी होना ज़रूरी है कि एक क्लास में जैसे कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ डरे समय से रहते हैं,
कुछ दबंग होते हैं, तो सबको हैंडल करना पड़ता है। तो दबंग को कैसे कंट्रोल करना है ना, और जो डरे समय बच्चे उनको कैसे अपग्रेड करना है, ये भी हुनर टीचर को आना चाहिए। तो टीचर को केवल पाठ्यक्रम के लिए एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना चाहिए। यस सर, जैसा कि बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड बनाने में कहीं ना कहीं मैंने ये फील किया है कि जब हम आउटडोर जाते हैं विज़िट करने, जैसे हमारे फील्ड से रिलेटेड जगहों को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड और ये चीज़ स्मूथली बना पाते हैं। तो इस चीज़ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसा मौका दिया इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। सर हम आपका तारीफ़ इसलिए किए कि आप तारीफ़ के काबिल हैं कि आप हम लोग ऐसा मौका दिए कि मतलब हम लोग अलग जगह पे विज़िट करें, क्योंकि बाकी फैकल्टीज़ मानते हैं कि टाइम की कमी है बट नहीं कर पाते जो आप करते हैं। बट तारीफ़ करने के पीछे मेरा लालच भी था कि हम चाहेंगे कि आगे भी आप हम लोग को इस तरीके का मौका दें, ताकि हम लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ चीज़ें सीखें। तो इसके लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग को टाइम मिलेगा। एक शिक्षक का दरवाज़ा छात्रों के लिए हमेशा खुला रहता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर्म करेंगे तभी हमसे मिल पाएंगे, या फिर ऐसा संबंध आपका है तभी आप हमसे मिल पाएंगे। अच्छा बुरा जिससे भी मेरा संबंध है, या जो अभी तक हमसे बात नहीं कर पाया है, या बात मुझको लग रहा है कि चलिए अब हम मैच्योर हुए हैं बात करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए, तो कभी भी कुछ भी आ सकता है। सर मैं इतने अभी जितनी भी बातें हुई ये सब कॉलेज और स्टूडेंट के तौर पे बात, थोड़ा सा मैं आपके पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा बातों पे। सर आप हर किसी कलाकार का जर्नी जब शुरू होता है तो कुछ उसका एक इंस्पिरेशन होता है आने का इस फील्ड में, ठीक है? तो आपका सर ये इंस्पिरेशन क्या रहा है कि आप इस फील्ड में आए? यस सर। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी कोई भी स्टार्टअप करने के लिए। बिना इंस्पिरेशन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है? तो आपका बूस्टर काम करता है। तो मैं इंटर तक मेरा इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं था। ऐसे मैं ड्राइंग वर्क करता था, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में मेरे पिताजी ज्योग्राफी के टीचर थे, तो ज्योग्राफी वालों को मैप बनाना पड़ता है, तो मैप बना के उनका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके अलावा उनको लिखने का भी शौक़ था, कवि थे, तो कविता करते करते जो भी विजुअलाइजेशन आता था वो उसको भी वो थोड़ा बहुत ड्रॉ करते रहते थे। तो देखते तो होता है वो, मैं पिताजी को देखता था। उसके अलावा हमारे मामा जी भी थोड़ा क्राफ्ट वर्क करते थे, ठीक है? कुछ डेकोरेशन वाला कहीं कहीं हो गया, इस तरह का काम करते थे वो। तो उसके अंदर मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर वो सीखने का ललक हुआ, आप कहिए वो इच्छा मतलब मेरे अंदर प्रबल हुआ हो, ठीक है? एक हेरिडेटरी आ गया आपको वो। उसके बाद धीरे धीरे जब मतलब ड्राइंग बनाना मैं सीख गया था उस समय, प्रोफेशनली नहीं। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई कॉमिक्स से, है ना? मेरे लाइफ में जब कॉमिक्स इंटर किया तो मुझे चित्रों के प्रति आकर्षण लगा, ठीक है? उनके एक्शन, उसके हीरोज़, उनका एनाटॉमी वगैरह मुझे काफ़ी आकर्षित किया, उनके डायलॉग, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा हमारे समय में रामायण और महाभारत का सीरियल भी चलता था, तो उस समय भी जब गदा युद्ध होता था दुर्योधन भीम वगैरह का, तो अंदर में आता था कि चलो इनका कैरेक्टर बनाया जाए। तो उसके बाद मैं मेमोरी में कैरेक्टर भीम और गदा का उन दोनों को लड़ाई करते हुए बनाता था। और ये मतलब मैं बता रहा हूँ करीब 4th-5वीं क्लास की बात है। तो उस समय मतलब बना देता था, मुझे काफ़ी तारीफ भी मिलता था। इस चीज़ को डेवलप करते करते फिर मैं कॉमिक्स पढ़ता गया, नागराज का कॉमिक्स, ध्रुव का सुपर कमांडो, ध्रुव डोगा वगैरह का। उससे थोड़ा सा मुझे बनाने का इंस्पिरेशन मिला, एनाटॉमी मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, ये सब चीज़ें। फिर आगे चलकर जब मुझे पता चला कि इस फील्ड में आपका BFA कोर्स भी होता है, इस फील्ड से आगे बढ़ कर इसमें कैरियर भी बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे शुरू से मैगजीन पढ़ने का शौक़ रहा था। मैं नंदन, चंपक, सुमन सर मैगजीन ये सारे मेरे घर पर आते रहते थे, ठीक है? तो उनसे उसमें भी काफ़ी आलेख वगैरह, चित्रकथा वगैरह होता था, जैसे करियर के बारे में कभी कभी जानकारी मिलती थी, तो मुझे लगता है चलिए इसमें भी करियर बना सकते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरे कहने वाले मेरा आपका आने का जो रीज़न था, ठीक है, वो आपका मैं कॉमिक्स को ही मानता हूँ। अगर मैं कॉमिक्स नहीं जुड़ा होता तो मेरे अंदर इतनी सारी इच्छाएँ नहीं होती, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। मतलब ये कह सकते हैं कि और कॉमिक्स को यहाँ लोग मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, है ना, कि कॉमिक्स टाइम वेस्ट है या फिर केवल मनोरंजन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जितने भी कॉमिक्स पढ़े उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सबसे पहले तो आपका शब्दकोश, उसमें खास शब्दकोश आपको मिलता है। उसके बाद आपका कंपोजिशन, आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्टिव, जैसे आप सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक्स की बात करते हैं, उसमें पूरा साइंस ही बेस्ड होता है वो, है ना। तो उसमें एक पर्सन है जो पूरे साइंस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से लड़ता है,
परमाणु भी सर उससे हाँ, तो उस तरह से परमाणु है, ये सब आपका साइंस बेस्ड है, कुछ फिक्शन वर्क है, कुछ इसमें इसके अलावा और भी जो आपके लोक कथाओं से प्रेरित है, जैसे भोकाल हो गया है ना, और भी बांकेलाल हो गया, ये सब चीज़ तौसी वगैरह का, ये थोड़ा फतांसी वाले फैंटेसी वाले ये सब कैरेक्टर हैं। तो हर तरह के मैंने कैरेक्टर को रीड किया, पढ़ा, तो वो चीज़ मेरे अंदर शुरू से डेवलप रहा है। उसके अलावा मेरा एक और शौक़ रहा है मूवी देखने का। मैं जब बेचू में गया तो बेचू में जैसे ये होता है कि वहाँ पर पहले से लोग का माहौल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ के लॉबी में जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर हॉलीवुड मूवी देखने का लोग को शौक़ है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर एक फेमस सिनेमा हॉल है गोदौलिया पर आपका, है ना, सुशील सिनेमा, जो अभी अब टूट चुका है। अच्छा। तो सारी हॉलीवुड मूवी सुशील सिनेमा में ही लगता था, ये गोदौलिया फेमस चौक के पास में है। तो जब भी हम लोग, मेरे कुछ दोस्त थे सब, मेरे खास दोस्त, तो जब भी हमें फुर्सत मिलता था या वीकेंड में सैटरडे को, तो हम लोग हॉलीवुड मूवी देखने आते थे। तो उस समय ज़्यादा जैकी चान वगैरह ये सब का मूवी लगता था करके हम लोग देखते थे। तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, है ना, कि विदेशों में कैसे काम होता है या फिर किस तरह का वहाँ कल्चर है, वो चीज़ है, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब सर जो लोग आज की डेट में भी नहीं इतना सोच रहे हैं, आप उस समय तक सोच सकते थे, आप सोचते थे ये चीज़, क्योंकि आज भी लोग इतना नहीं सोचते हैं सर, जो आप बता रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए मेरे अंदर हमेशा रहा मेरा, हाँ, एक और मैं मेरा आइडियल भूल रहा हूँ, मेरे लियोनार्डो दा विंची मेरा हमेशा से आइडियल रहे हैं। तो मैं सोचता था कि अगर लियोनार्डो दा विंची एक पर्सनालिटी अपने आप में इतने सारे पर्सनालिटी होगी, मतलब एक एक्सपर्ट लेवल पर, मतलब अगर वो ऐसा नहीं कि वो शिल्पकार हैं तो केवल शिल्पकार नहीं है, वो अव्वल दर्जे के शिल्पकार हैं, तो म्यूजिशियन है तो केवल म्यूजिशियन नहीं है ना, एक एकेडमिक लेवल के म्यूजिशियन है। तो हर फील्ड में एक अव्वल होना ये अपने आप में अनूठी बात है, और ये मानव विकास के श्रेष्ठता को दिखाता है। जैसे लोग बोलते हैं कि अभी तक मनुष्य ने अपना मस्तिष्क का 10% ही अभी तक यूज़ किया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो ये गलत साबित करती है, जिसमें आपके लियोनार्डो दा विंची हैं, स्वयं विवेकानंद हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अनूठे लोग हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं। तो इन्होंने अपने संपूर्ण, जिनका लिमिट माना जाता है ब्रेन का, उससे ज़्यादा इन्होंने काम किया है। आप अगर रिसर्च की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची की उसमें 500 शताब्दी में जो उन्होंने बनाया था स्केच वगैरह, है ना, उस स्केच पर अभी लेकर काम हो रहा है। उस समय उन्होंने हेलीकॉप्टर, वायुयान और ऐसी चीज़ें बनाई थी जिनके आज तक लोग मतलब सोचते हैं कि उस समय कैसे संभव हो पाया। अब सोचिए उन्हें पूरे उन्होंने फ्लोरेंस का नक्शा उन्होंने पूरा वॉक करके क्रिएट किया था। उसमें कोई अपना ड्रोन था ना, ऊपर का कोई हेलीकॉप्टर था, पूरा उन्होंने आपका ग्राउंड लेवल पर दौड़ कर पूरा उन्होंने फ्लोरेंस का नक्शा बनाया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनके से संबंध का बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगा, है ना, आप वो देखिए, आप मेरे पास है वो, है ना, यहीं पर मैं रखा हुआ, तो आप उसको देखिए, मज़ा आएगा, पूरा आपका आर्टिस्ट को समझने में मौका मिलेगा। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप आर्ट फील्ड में नहीं होते तो फिर आप कहाँ होते, मतलब क्या कर रहे होते आप? अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने हाथ में नहीं होती है। जैसे अगर मज़े की बात कहूँ तो मैं कभी प्रोफेसर बनना नहीं चाहता था। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ गया। मुझे जाना था प्रोडक्शन हाउस में, अच्छा, मुझे जाना था डीसी और मार्वल के लिए काम करना था, है ना। जैसा कि जब मैं यंग था, बेचूं पढ़ता था, तो मेरे दिमाग में चीज़ था। मेरे साथ के बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में चले गए, जो जहाँ और जाना चाहते थे। लेकिन होता है कि अगर आप अपने चीज़ों को लेकर 100% आप श्योर नहीं हैं या कॉन्फिडेंट नहीं हैं या उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, तो कहीं ना फिर दूसरा आपका फैक्टर आपको ड्राइव करता है। ये सबके साथ होता है। अब बहुत सारा आपका कुछ प्राइवेट रीज़न भी होता है। जैसे हमारे पिताजी टीचर थे, तो एक शिक्षक का जो भाव होता है ना, वो चाहता है कि हमारा भी, जैसे डॉक्टर बेटा चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, एक शिक्षक बेटा मेरा बेटा शिक्षक बने, ठीक है। किसी को पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ा उस समय तक आर्टिस्ट के बारे में मतलब लोग समझते थे पेंटर, है ना, जो साइन बोर्ड पेंट करता है या फिर ये सब दीवारों पेंट करना, उसको पेंटर माना था। फाइन आर्ट्स के शब्द के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था कि व्हाट इज़ फाइन एंड व्हाट इज़ BFA, है ना। तो एक और मज़ार मैं घटना सुना रहा हूँ। जैसे होते हैं कि गार्जियन होते हैं लोग, तो उनके बच्चे जब बड़े होते हैं 10th इंटर करने के बाद, तो सब एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, किस स्ट्रीम में गया, है ना, वो लोग पूछते हैं। तो वैसे ही आपस में लोग बात कर रहे थे ट्रेन में आते समय, तो वैसे ही बातें मेरे पापा से मेरे फ्रेंड ने पूछा, उनके फ्रेंड ने पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो मेरे
पिताजी ने बोले कि मेरा बेटा BFA कर रहा है, तो बोले BFA क्या होता है? तो उन्होंने सबके सारा उन्होंने डिटेल बताया कि BFA में पेंटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, अप्लाइड आर्ट्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें करियर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने जितना उनके पास नॉलेज था उन्होंने सारा उनको बताया। तो सारा कहानी सुनने के बाद लास्ट में पूछ रहे हैं कि और आपका बेटवा का दुकान कहाँ है? तो ये सोच है ना, सारा राम कथा सुनने के बाद उन लोग मेरा सोच रहे हैं कि कहीं पेंटर वेंटर वाला दुकान है, साइन बोर्ड वाला दुकान होगा इसका पेंट करने वाला, तो वहाँ तो उनका बुद्धि काम किया। तो सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता की, लोग जागरूक नहीं है सर। फिर भी सर पहले के पूछना तो सर लाजमी था, पहले लोग नॉर्मल यही माइंड में था, लेकिन आज भी लोग इसी ये मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपका काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। अब तो हर आपका सोशल मीडिया के जिला में शहर में आपका एक फाइन आर्ट्स आपका सब्जेक्ट आपका शुरू हो गया, हर यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट होता है, डिज़ाइन से हो गया या फिर आपका फाइन आर्ट्स से रिलेटेड। तो लोग इस सब्जेक्ट को सीरियस लेता नहीं था पहले भी। हाँ, और एक और बात बताऊँ कि जब मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो वहाँ आप यहाँ अच्छे मतलब घर के लोग वहाँ पढ़ते थे, ठीक है, जो अपने बच्चे को मैनेजमेंट या फिर ये सब पढ़ाना चाहते थे। तो वहाँ जैसे बच्चे का मर्जी होता था, अपने तरीके से आता है, तो एक बच्चे ने फाइन आर्ट चुन लिया, तो गार्जियन थे अपने बच्चे को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि मेरे बेटे का फ्यूचर क्या हुआ, इसमें कितना पैसा है या ना कितना सैलरी इसमें आता है। तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो अब उन्होंने आकर मुझे मेरा टीचर था तो मुझे संपर्क किया कि इस फील्ड में बताइए क्या क्या। तो मैंने बोला कि यहाँ करियर स्टार्टिंग तो आपका 10,000 से शुरू होता है। तो 10,000 सुनकर उनका मुँह बन गया कि उनके बगल वाले पड़ोसी का बेटा तो डॉक्टर बन इंजीनियर बन के 40-50 हज़ार से शुरू करता है, और ये तो मेरा बेटा 10,000 शुरू कर, क्या इज्जत रह जाएगा मेरे समाज में। मैंने बोला कि नहीं, 10,000 से शुरू होता है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है। आप अगर इसी फील्ड में अगर डायरेक्टर पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख तक आपका हो सकता है 4-5 साल के अंदर, और फिर एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा तो फिर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ आपका 10 साल 15 लाख तक भी आपका पैकेज मिलता है, ठीक है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग। हाँ, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप इसमें लगातार कितना मेहनत करें, कितना अपनी स्किल को निखार रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों में एक भ्रांति रहता है कि, और ये एक और चीज़ कि इसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है, और होता भी है। जब तक इस फील्ड कुछ हम समझेंगे नहीं अच्छे तरीके से, आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप स्ट्रगल फेज में ही रहेंगे। लेकिन एक बात, आपने इसी फील्ड को समझ लिया, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लिया, तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है भी सर। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रिएटिव फील्ड है, और इस फील्ड में आने के लिए आपको फाइन आर्ट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर जाते हैं प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, एजेंसीज में जाते हैं या प्रोडक्शन हाउस में आएंगे, तो मैक्सिमम आपके 80% पर्सन आपको विदाउट BFA वाले मिलेंगे। कोई अलग सब्जेक्ट करके आ रहा है, कोई कॉमर्स करके आ गया है, कोई आपका इंजीनियरिंग छोड़ के आया हुआ है ना। अगर आप जॉन अब्राहम की बात करें तो जॉन अब्राहम पहले आपका कॉपी राइटिंग करता था एजेंसी में, उससे पहले कुछ और फील्ड था उसका। एजेंसी में कॉपी राइटिंग करते करते एक बार कोई मॉडल नहीं आया था, तो पर्सनालिटी उसका ठीक ठाक था, तो उन्होंने भाई तुम मॉडल थोड़ा ट्राई, तुम्हारा तो सही अच्छा है, आओ देखो। वो पसंद नहीं आया तो फिर तुमको देख लेंगे करके तो दिया, तो उसको अच्छा उसका मतलब सूट आउट हो, उसका अच्छा तारीफ हुआ। फिर किसी ने सजेस्ट किया तुम जाकर मॉडलिंग करो, तो फिर उसमें मैन हंट करके आपका मॉडलिंग वो कंपटीशन आता था, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, और धीरे धीरे फिर आपका मॉडल बना, सुपर मॉडल बना, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं आपके जो फाइन आर्ट्स से, और फाइन आर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा होता है। बहुत सारे पर्सनालिटी जैसे अमोल पालेकर आर्टिस्ट थे, पहले फाइन आर्ट्स का प्रॉपर उन्होंने शिक्षा लिया था, उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में आए। अभिषेक बच्चन ने फाइन आर्ट्स किया, करिश्मा कपूर ने किया, नाना पाटेकर ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। पंकज झा जो हमारे बिहार, पंकज झा हो गए, है ना, जो हमारे यहाँ आपके कॉलेज के अलुमनी रह चुके हैं। यस।